तो हम तैयारी कर रहे हैं जेएसएससी जेई की, और आज हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेएसएससी जेई जनरल इंजीनियरिंग का थर्मल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। हम करेंगे 40 सवाल। इसके पहले हमने 15 वीडियो बना रखे हैं। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे। 5 मिनट वीडियो में बने रहें, और आपको यदि लाइक करने पर मजबूर मैंने नहीं किया तो फिर मुझे बोलिएगा, ठीक है। जिन्होंने थर्मल की टी भी नहीं पता, जिनको टी भी नहीं पता थर्मल की, बच्चे बुतरू भी इनको आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। और इंपॉर्टेंट ये नहीं है आपकी कितने तेज हैं, आप टॉपर हैं या नहीं, इससे इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपने कितनी मेहनत अब करनी है, ठीक है। चलिए, अब पहला सवाल हम लोग चलेंगे, और पीडीएफ आपको पता है डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है आपको। और मेरी कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें दी गई हैं, ज्वाइन जरूर कर लीजिए, ठीक है। और इस अप्रैल में पूरा सिलेबस हम लोग कवर कर लेंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला जो पोर्शन है वो हम लोग करवा रहे हैं। देखिए, पहला सवाल है, अ डेफिनिट एरिया और स्पेस वेयर सम थर्मोडायनामिक प्रोसेस अकर्स इज नोन एज। अब ऐसी जगह पे जहां पे थर्मोडायनामिक प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थर्मोडायनामिक सिस्टम। अब हम लोग पहले ये समझे कि थर्मोडायनामिक प्रोसेस होती क्या है। सिंपल शब्दों में यदि हम लोग बात करें प्रैक्टिकली, तो यहाँ पे आपने गाड़ी में जरूर कभी ना कभी चढ़ा होगा। उसमें इंजन होता है, या तो पेट्रोल या डीजल या तो सीएनजी वगैरह भी होता है। तो पेट्रोल या डीजल इंजन होगा बेसिकली। अब उसके अंदर जो है पेट्रोल या डीजल बर्न हो रही है, ठीक है। तो पेट्रोल या डीजल जो बर्न हो रही है, ये जो प्रोसेस हो रही है, इसको बोलते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस। मतलब एग्जांपल मैंने दिया, ठीक है। तो हीटिंग एंड कूलिंग जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस, ठीक है। अब ये प्रोसेस जहां पे होगी उसको हम लोग बोलेंगे थर्मोडायनामिक सिस्टम। तो वही पूछ रहा था कि एरिया बताइए जहां पे थर्मोडायनामिक प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं? तो थर्मोडायनामिक सिस्टम कहते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग एग्जांपल के देख लेते हैं कि ये क्या होती है। अब देखिए, यहाँ पे पेट्रोल बर्न हो रही है तो ये हो गया सिस्टम। और ये जो पेट्रोल बर्न हो रही है जरूर उसका कवर होगा, तो ये जो कवर लगाया गया है ये हो गई बाउंड्री। और कवर के बाहर में हवाएं होंगी, जैसे हमारे आसपास में हवा है, तो ये हो गई सराउंडिंग, ठीक है। समझ गए आप? चलिए आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने और एग्जाम्पल लिया है। इसके अंदर देखिए, ये एक सिलेंडर है। ये क्या है? सिलेंडर है। सिलेंडर का मतलब समझते हैं? जैसे अभी जो पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन की हमने बात करी, तो इसमें जो जो तेल है, जो पेट्रोल या डीजल है, पेट्रोल इंजन को हम लोग ऑटो साइकिल से हम लोग जानते हैं। ये सवाल पूछा गया था एग्जाम में, ठीक है, कि जो पेट्रोल इंजन है वो किस में चलती है, तो ऑटो साइकिल पे काम करती है। तो हम लोग ऑटो साइकिल पे चलेंगे जब बात करेंगे, ठीक है। मैंने वीडियो भी शायद बनाया हुआ होगा। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जेएसएससी जेई जनरल इंजीनियरिंग करके प्लेलिस्ट है, उसको आप जरूर देखिएगा। अब देखिए, यहाँ पे पेट्रोल बर्न हो रही है मान लेते हैं। अब ये पेट्रोल जो बर्न हो रही है तो इसमें काफी एनर्जी जो है निकलेगी, ठीक है। धमाका होगा। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे एक पिस्टन लगी हुई है। देखिए पिस्टन, ये सिलेंडर है या पिस्टन है? पिस्टन क्या होती है? पिस्टन इस मतलब कि सिलेंडर के अंदर एक सर्कुलर इस तरह का रहता है, मतलब इस तरह का सर्कुलर रहता है। अब वो ऊपर नीचे होता है, ठीक है, मतलब टू एंड फ्रो मोशन ये इस तरह का होता है। तो इस मोशन को हम लोग बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। मतलब एक लाइन में यह मोशन होती है रेक्टिलिनियर मोशन, मतलब लीनियर मतलब कि मतलब स्ट्रेट लाइन का मोशन, ठीक है। अब इसी स्ट्रेट लाइन से हमारी जो गाड़ी की पहिया है वो घूमती है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये रेक्टिलिनियर मोशन है और गाड़ी का पहिया तो रोटरी मोशन है, वो तो सर्कुलर मोशन है, कैसे हो रहा है ये? तो ये जो पिस्टन है, पिस्टन के पीछे में लगा रहता है क्रैंक। क्या लगा रहता है? क्रैंक। और क्रैंक में होता है क्रैंक शाफ्ट। ये क्रैंक क्या करता है? क्रैंक का काम ये होता है कि ये जो लीनियर मोशन था, ये रेक्टिलिनियर जो मोशन था, ये क्या किया उसने? उसने रोटरी मोशन में मतलब सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो हम लोग जब ऐसे इंजन पढ़ेंगे तो डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो इतना हमने समझ लिया, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशियल वगैरह लगा रहता है जिससे गाड़ी जो है पहिया घूमता है, ठीक है, गोल गोल। चलिए इतना आपने समझ लिया, आगे चलेंगे। नेक्स्ट सवाल है, अ क्लोज सिस्टम इज वन इन विच heat and work crosses the boundary of the system but the mass of the working substance does not crosses the boundary। अब यहाँ पे तीन चीज की चर्चा की गई है, हीट, वर्क, और क्या बोला गया है? मास बोला गया है, ठीक है। क्या बोला गया है? मास। अब यहाँ पे आंसर हो जाएगा यस, कि इसमें क्या पूछा है? क्लोज सिस्टम एक ऐसी सिस्टम है जिसमें हीट और वर्क जो है वो क्रॉस करती है मगर मास क्रॉस नहीं करती। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर ये क्या क्या बता दिया, फालतू वाली चीज बता देते हैं। देखिए बहुत सिंपल से समझते हैं तो। अब पहले प्रैक्टिकल समझने के पहले हम लोग यहाँ पे दूध उफनने का एग्जांपल लेंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकल लेने वाले, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। अब देखिए, एग्जांपल हम लोग समझने के पहले एक चीज समझते हैं। अब दो चीज समझिए, एक तो मास और एनर्जी, ये थर्मोडायनामिक्स में आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा, ठीक है। मास का मतलब समझते हैं कि मास एक ऐसी चीज होती है जो कहीं भी जाइएगा बदलेगा नहीं,
किसी भी प्लेनेट में चले जाइए, सबका एक मास होता है, मेरा भी एक मास है, ठीक है, और मास में ही जब हम लोग जी इंटू कर देते हैं तो वेट बन जाता है, ये हमको पता है, ठीक है। अब देखिए मास की यूनिट ग्राम होती है, ये भी हमें पता है। अब देखिए मास है ये, ठीक है, ये क्या है, मास है और ये एनर्जी है। अब यहाँ पे थर्मोडायनेमिक सिस्टम में हमने क्या देखा, ये ट्रांसफर हो रही है चीजें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक तो मास का ट्रांसफर होगा, एक तो एनर्जी का ट्रांसफर होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बताऊं तो मान लीजिए दूध आपने गर्म चढ़ाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए ये खुला हुआ है, तो ये क्या होगी, भाप बन के ऊपर निकलेगी, तो यहाँ पे मास का ट्रांसफर होगा ना, क्योंकि ये आपने अंदर में क्या चीज रखी है उसका मास से मतलब है, ठीक है। तो अंदर में आपने क्या रखा है, दूध रखा है, तो दूध यदि मान लीजिए तो दूध देने वाला है, उसने ज्यादा पानी मिला दिया होगा, तो ज्यादा भाप निकल के बन के निकल जाएगा, समझ रहे बात। तो ये मास निकल गया, वही मैं बात कर रहा हूँ कि मास का ट्रांसफर होता है, ठीक है। उसके बाद एनर्जी की हम लोग बात करेंगे, एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होता है। एनर्जी का ट्रांसफर दो तरीके से होता है, ठीक है। एनर्जी का पहला जो ट्रांसफर का तरीका है वो हीट, मतलब हीट के फॉर्म में होगा, और क्योंकि हीट भी एक एनर्जी है और वर्क भी एक एनर्जी है, दोनों का सबका यूनिट जो है वो जूल ही होता है, चाहे हीट का हो, चाहे एनर्जी का हो, चाहे वर्क का, सबका जूल होता है, आपको पता है। अब हमने कहा कि हीट के फॉर्म में एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होगा, सर एग्जांपल बताइए। एग्जांपल आपके सामने है, दूध आप गर्म कर रहे हैं, ठीक है। दूध आप गर्म करेंगे तो बर्नर जलाएंगे, बर्नर में हीट होगी, ठीक है। तो हीट जब होगी यहाँ पे, तो ये हीट जो है ये दूध में चला गया, तभी तो ये जो दूध है ये बिल्कुल उछल रहा है, उछल रहा है बहुत, ठीक है। और उछलते उछलते ज्यादा लगा दिया आपने बहुत तेज आंच में, तो ये उछलते उछलते बाहर भी निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हीट का ट्रांसफर हो रहा है, मतलब हीट क्या है, एक एनर्जी है, तभी तो वो उछल रहा है, उसमें एनर्जी कहाँ से आई, इस हीट से आई। तो एनर्जी का ट्रांसफर, हीट वाला एग्जांपल समझ लिया। अब पूछोगे सर वर्क वाला भी बता दीजिए, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। मान लीजिए एक हैंडपंप है, मतलब कि चापाकल है, पानी भर रहे हैं, ठीक है। अब पानी भरना है आपको, मैं बोलूंगा कि एक बात काम करो बाबू, कि पानी थोड़ा सा चापाकल को चला दो, तो मतलब आपको चापाकल को चलाने के लिए, हैंडपंप को चलाने के लिए एनर्जी का ट्रांसफर करना होगा। मैं बोलूंगा एनर्जी का ट्रांसफर करो, आप बोलोगे सर आपने बताया था कि दो तरीके हैं, या तो आप हीट दे दो या तो वर्क दे देंगे, यही तरीके, दो तरीके हैं ना जिससे आप एनर्जी का ट्रांसफर कर सकते हैं। तो क्या आप हीट दे के अपना शरीर का हीट निकाल के क्या आप ये चापाकल को चला सकते हैं क्या, नहीं चला सकते। दूसरा तरीका आपके पास क्या होगा, आपके पास दूसरा तरीका होगा वर्क ट्रांसफर करने का। आप क्या करेंगे, दम लगा के इसमें चापाकल चलाएंगे, ठीक है, क्योंकि सर ने कहा है सर को पानी पीना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो एनर्जी का ट्रांसफर हो गया ना इस चापाकल में, समझ गए बात। अब ये हमने एनर्जी का दो तरीका समझ लिया, आगे काम आएगा, ठीक है, बहुत काम आएगा, आप समझ लीजिएगा। देखिए अब हम लोग यहाँ पे क्लोज सिस्टम ओपन सिस्टम को समझते हैं, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट समझ जाइएगा, 40 का 40 जो है आराम से बढ़ दीजिएगा। देखिए हमने इतना समझ लिया, अब ओपन सिस्टम क्या होता है अभी मैंने बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो हमने बताया था तीन चीज क्या क्या बताया था, हमने बताया था यहाँ पे मास, मास और एनर्जी, ठीक है, मास और एनर्जी। तो एनर्जी में दो चीजें हो गई, एक तो हीट हो गई और दूसरी हो गई वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे मास हो गई, हीट हो गई और वर्क हो गई। हीट वर्क को एनर्जी भी हो सकता है ऑप्शन में दे दे, तो ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। इसलिए एक एक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो है ओपन सिस्टम कैसा सिस्टम है, तो आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि सर ने बताया दूध गर्म करना है, दूध भाप बल के निकल रहा है, वो क्या है, ओपन सिस्टम का एग्जांपल है। इसमें क्या होगा, इसमें दूध जो है वो भाप बन के निकलेगी, मतलब मास निकल जाएगा, मतलब मैटर का मतलब मास, मतलब मास का ट्रांसफर होगा, मतलब हमने सही लगा दिया, मतलब मास का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इसमें हीट का भी ट्रांसफर होगा। हीट का ट्रांसफर कैसे हो रहा है, तो हीट का ट्रांसफर सिंपल सी बात है कि आप गर्म कर रहे हैं, ढक्कन खुला हुआ है, तो हीट भाप बन के हीट जो है बाहर निकलेगी, तो ये हीट का ट्रांसफर भी हो गया। तो हीट भी आप समझ गए कि ट्रांसफर हो गया, ठीक है। आप हीट के फॉर्म में बोलिए तो एनर्जी का भी ट्रांसफर हो गया, क्योंकि हीट एनर्जी है, तो मास का भी ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का भी ट्रांसफर यहाँ पे हो रहा है ओपन सिस्टम में, ठीक है। इतना हमने समझ लिया है। अब देखिए यहाँ पे क्लोज सिस्टम में बताऊंगा, क्लोज सिस्टम कैसा सिस्टम है, इसी दूध जो आपने गर्म करा था आप उसको ढक्कन टाइटली बंद कर दीजिए। टाइटली का मतलब ऐसा टाइटली जिससे हवा निकले ही ना, ठीक है। हालांकि ऐसा प्रैक्टिकल मत करिएगा, क्योंकि इससे एक्सप्लोजन हो सकता है, विस्फोट हो सकता है, ठीक है, मतलब ऐसा प्रैक्टिकल नहीं करना आपको, थ्योरी समझिए। मान लीजिए आपने दूध मतलब गर्म कर रहे हैं या कोई चीज, उसको टाइटली बंद कर दिया, मतलब हीट बाहर निकलेगी, मतलब कि आप बिल्कुल भी वेपर वगैरह निकलेगी ही नहीं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया क्लोज सिस्टम का। इसमें क्या क्या चीजें होंगी ध्यान से देखिए, चूंकि ये टाइटली आपने बंद कर दिया है,
तो मास का ट्रांसफर क्या होगा, होगा क्या, मास का ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात, अब मैं पूछूंगा एनर्जी का ट्रांसफर होगा या नहीं होगा। अब दिमाग लगाइए आप कि यहाँ पे हीट हो रहा है कि वर्क, मतलब हीट ट्रांसफर होगा कि वर्क होगा। तो वर्क मैं देख रहा हूँ कि कोई हो नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे पिस्टन वगैरह हम लगाते हैं तब वर्क होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क हो नहीं रहा है, यहाँ पे हीट का ट्रांसफर होगा या नहीं होगा, आप दिमाग लगाइए। अब देखिए ढक्कन बंद है, ढक्कन बंद है मगर ढक्कन तो गर्म हो जाएगी, और ढक्कन यदि गर्म होगी तो आसपास में हवा है, और हवा को ये हीट ट्रांसफर होगी कि नहीं होगी, तो होगी, बिल्कुल होगी। तो ये होगी, इसका मतलब है क्लोज सिस्टम जो है में हीट का ट्रांसफर होता है। ठीक है, मास का ट्रांसफर नहीं होता है। समझ गए बात, मतलब एनर्जी ट्रांसफर होगी मगर मास ट्रांसफर नहीं होगी। ये हो गया क्लोज सिस्टम का एग्जांपल। यहाँ पे सवाल क्या पूछा गया था, थोड़ा सा इसको आते हैं लोग, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अ क्लोज सिस्टम इज वन इन विच हीट एंड वर्क क्रॉसेस द बाउंड्री। ठीक है, तो हीट और वर्क जो है वो क्रॉस कर रही है बाउंड्री। समझ गए बात, हीट और वर्क क्या हो रही है, क्रॉस कर रही है बाउंड्री। तो हमने क्या देखा है यहाँ पे हमने क्या देखा कि मतलब कि ये ढक्कन बंद है तो हीट क्रॉस कर रही है, और वर्क भी क्रॉस कर रही है, किसके माध्यम से, देखिए हीट और वर्क यहाँ पे क्रॉस करेगी। अब यहाँ पे यदि हम लोग पिस्टन वगैरह लगा देंगे तो वर्क क्रॉस कर सकती है। ठीक है, इस चीज पे आप थोड़ा सा फोकस करिएगा। तो क्लोज सिस्टम में वर्क भी ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है, मगर यहाँ पे हमने नहीं दिखाया है कि ट्रांसफर करते हुए, मगर ट्रांसफर हो तो सकती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोला है कि हीट एंड वर्क ट्रांसफर होगी मगर मास ट्रांसफर नहीं होगी। तो मास यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ट्रांसफर नहीं हो रही है, बिल्कुल सही बोला, इसका मतलब यस इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलेंगे। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होती है, आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसी सिस्टम होती है जिसमें पूरा पैक कर दीजिए आप, मतलब ना हीट जाएगी ना आएगी, मतलब डेल क्यू इक्वल टू जीरो, डेल क्यू इक्वल टू जीरो। फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। ठीक है, नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी वीडियो है, जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू होता है, मतलब हीट जो है वो जीरो हो जाएगी। तो ऐसे हम लोग सिस्टम को बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब हीट जो है ना आप दे रहे हैं ना ई कर रहे हैं। ठीक है, तो हालांकि एडियाबेटिक सिस्टम एक अलग सिस्टम होती है, हमने बताया है एक वीडियो में कि एडियाबेटिक और मतलब कि ये सिस्टम क्या होती है, दोनों में अंतर ये होता है कि आइसोलेटेड सिस्टम में वर्क नहीं होता, आइसोलेटेड में वर्क नहीं होता, जबकि एडियाबेटिक में वर्क होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम हमने कहा कि चारों तरफ से बिल्कुल पैक कर दे रहे हैं और इसमें हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। चूंकि पैक कर दिया हमने तो मास भी ट्रांसफर नहीं होगा, तो मास भी नहीं हो रहा है, हीट भी नहीं हो रहा है, वर्क भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। पूछोगे सर एग्जांपल बता दीजिए, थर्मोफ्लास्क आपने जरूर यूज किया होगा, पानी गर्म करके रखने वाला, उसमें क्या होता है, एक एग्जांपल है, हालांकि वो 100% आइसोलेटेड नहीं है। दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो 100% आइसोलेटेड हो, 100% नहीं हो सकती, मैक्सिमम हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस पानी आपने इसमें गर्म कर दिया सालों साल इसमें गर्म रहे, वो ऐसा होगा क्या, मगर आइसोलेटेड सिस्टम में सालों साल गर्म होगा, क्योंकि हीट निकल ही नहीं रही है, नहीं हीट अंदर आ रही है। ठीक है, समझ गए बात आप। तो ये जो थर्मोफ्लास्क है ये एक एग्जांपल है आइसोलेटेड सिस्टम का, क्योंकि इसमें पानी गर्म रहती है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या है, एन ओपन सिस्टम इज वन इन विच, ओपन सिस्टम कैसा सिस्टम है, तो आप जैसे ही ओपन सिस्टम दिमाग में रखेंगे तो आपको याद रहेगा सर ने बताया था कि दूध गर्म करना है, उफन रहा है, तो क्या क्या ट्रांसफर हो रहा है जी, मास ट्रांसफर हो रहा है, और क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। एनर्जी का मतलब कि हीट के फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है, और यहाँ पे वर्क भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला, बोथ हीट एंड वर्क एज वेल एज मास ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस क्रॉसेस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पे ऑप्शन सी द राइट आंसर। चलिए आगे हम लोग जाएंगे, अगला जो प्रश्न है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, नाइदर द हीट नॉट एंड वर्क, मतलब हीट भी ट्रांसफर नहीं होगा, वर्क भी नहीं होगा, और न ही मास होगा, हमने बता दिया अभी, तो सही बात है, ट्रू हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 चलेंगे, एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब नया चीज आ गया भाई, क्या चीज है ये, बहुत सिंपल सी चीज है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं जिसमें सभी चीजों का वैल्यू यदि ऐड कर दें आप, ठीक है, ऐड कर दें तो आप वैल्यू को निकाल सकते हैं, टोटल वैल्यू को। एग्जांपल बोलिएगा कि सर एग्जांपल बता दीजिए। देखिए एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे दिया, ऑप्शन में दिया, यहाँ पे बोला एग्जांपल ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब बोथ ए एंड सी। ए मतलब टोटल वॉल्यूम और सी मतलब टोटल एनर्जी। जैसे मान लीजिए आपको टोटल एनर्जी कहीं का निकालना है, मान लीजिए इस ये एक तरह का, मान लीजिए क्यूबॉइड है, ठीक है, एक क्यूबॉइड है मान लीजिए इस तरह का, ठीक है, ये क्यूबॉइड है इस तरह से। तो आपको यदि निकालना है इस तरह से, मान लीजिए, ठीक है, घन जिसको बोलते हैं ना, घन घनाभ जिसको बोलते हैं, क्यूब मतलब घन। ठीक है, अब देखिए
इसके अंदर का एरिया निकालना है तो थोड़ा यहाँ का एरिया, यहाँ का एरिया, यहाँ का एरिया, यहाँ का एरिया ऐड कर करके निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। इसका मतलब है टोटल जो वॉल्यूम है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल है, क्योंकि हमने क्या कहा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं जिसमें जिसमें क्या होता है, तो वो टोटल आप निकाल सकते हैं आराम से ऐड करके। ठीक है, समझ गए बात आप? उसके बाद टोटल एनर्जी क्या होता है? टोटल एनर्जी एक ऐसे सिस्टम को कहते हैं जिसमें आराम से आप टोटल एनर्जी कहीं का निकालना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने सुना होगा कि एनर्जी इज कंजर्व, ठीक है, और आपने शायद क्लास 10 में पढ़ा भी होगा कि मान लीजिए एक कहीं पे आप ऊपर की ओर जा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए एक ऐसे आप यहाँ पे हैं और हम मान लीजिए बिल्डिंग से ऐसे करके हम लोग सीढ़ी में जा रहे हैं, तो हमारी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी हम लोग टोटल एनर्जी निकालते हैं बेसिकली। तो एनर्जी को हम लोग जोड़ जोड़ के निकाल सकते हैं आराम से। तो वही है, टोटल एनर्जी क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, आप पूछोगे आगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है, तो वही सवाल हमने लिया है। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम इज सेड टू बी इंटेंसिव प्रॉपर्टी whose value for the entire system is equal to the sum of value for the individual part of the system। मत पढ़िए, छोड़ दीजिए, मेरा एग्जांपल समझिए। अब देखिए, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी मतलब कि ऑफ द सिस्टम इज सेड टू बी इंटेंसिव प्रॉपर्टी किसको कहते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जिसमें यदि आपको टोटल निकालना है, ठीक है, टोटल क्या करना है, आपको निकालना है, टोटल यदि आपको निकालना है तो क्या होगा, आप जोड़ के निकाल नहीं सकते। जैसे एग्जांपल के तौर पर प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर यदि आप निकालेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ का थोड़ा सा प्रेशर, यहाँ का थोड़ा सा प्रेशर, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालते हैं तो आप क्या करते हैं, यहाँ का थोड़ा सा प्रेशर, यहाँ का थोड़ा सा प्रेशर, यहाँ का थोड़ा सा प्रेशर, ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते। तो प्रेशर एक एग्जांपल हो गया। टेम्परेचर, टेम्परेचर यदि मैं पूछूं कि एक बात बताइए आपका जो है दुमका का टेम्परेचर कितना है, तो आप क्या करेंगे? दुमका में जो है मान लीजिए कि कुमारपाड़ा का यहाँ पे टेम्परेचर, ठीक है, उसके बाद आप रसिकपुर का टेम्परेचर, मतलब अलग अलग जगह पे टेम्परेचर जोड़ जोड़ के पूरा टेम्परेचर निकालिएगा क्या, देखिए कि 100 से ऊपर हो गया है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो टेम्परेचर भी इसका एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब होता है मास बाई वॉल्यूम। क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। तो डेंसिटी की यूनिट क्या होती है? मास का मतलब आपको पता है किलोग्राम, ठीक है, मास का जो ऐसा यूनिट होता है वो किलोग्राम होता है, याद रखिएगा। ठीक है, मैंने शायद आगे शायद कहीं ग्राम बोला था, तो वो ऐसा यूनिट नहीं है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक ग्राम हो गया, सॉरी किलोग्राम हो गया, और वॉल्यूम का हो गया मीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम का क्या होता है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी का क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा। डेंसिटी का मतलब होता है मास बाई वॉल्यूम। अब डेंसिटी जो होता है वो एक सब्सटेंस की बिल्कुल मतलब कि क्या कहेंगे, मान लीजिए कोई भी एक सब्सटेंस, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए ये सब्सटेंस है, इसकी जो डेंसिटी होगी, इसकी जो डेंसिटी होगी वो ऐसा नहीं है कि यहाँ का डेंसिटी आप निकालिएगा, यहाँ का निकालिएगा, यहाँ निकालिएगा और पूरा जोड़ दीजिएगा, ऐसा करिएगा क्या? नहीं करिएगा। ठीक है, तो डेंसिटी भी एग्जांपल हो गई इंटेंसिव प्रॉपर्टी का, समझ गए होंगे आप। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। तो यहाँ पे अगला सवाल, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? इज नॉट इक्वल टू, मतलब इक्वल टू नहीं होगा, सब को मिला के ऐड करके नहीं होगा। अगला सवाल क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम हुज वैल्यू फॉर द इंटायर सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। हमने बताया था अभी, तो यह हो जाएगा यस। आंसर एग्जांपल हो जाएगा वॉल्यूम, मास, एनर्जी। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द थर्मोडायनामिक सिस्टम। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल पूछा है, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल देखिए, प्रेशर होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि प्रेशर अलग अलग जोड़ के आप निकाल नहीं सकते। वॉल्यूम होगा क्या? हाँ, वॉल्यूम को जोड़ जोड़ के निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे वॉल्यूम होगा। आगे चेक करिए, टेम्परेचर होगा क्या? अलग अलग जगह का नहीं होगा, यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर ऐड करेगा तो होगा, नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं होगा। और डेंसिटी होगा क्या? डेंसिटी भी नहीं होगा। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा वॉल्यूम, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द थर्मोडायनामिक सिस्टम। थर्मोडायनामिक सिस्टम की इंटेंसिव प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या होगी? देखिए यहाँ पे पूछा है कौन सा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो देखिए वॉल्यूम तो अलग अलग निकाल सकते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं जिसमें आप अलग अलग यदि जोड़ेंगे तो निकलेगा नहीं। ठीक है, जैसे वॉल्यूम को जोड़ेंगे तो निकल जाएगा, तो ये तो होगा नहीं आंसर, ये नहीं होगा। टेम्परेचर अलग अलग यदि आप जोड़ेंगे तो क्या होगा? निकलेगा नहीं, निकलेगा। इसका मतलब है कि ये एग्जांपल सही है। मास देख लीजिए, मास क्या होगा? अलग अलग मास जो है आप यदि जोड़ेंगे अलग अलग जगह का तो क्या हो जाएगा? देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, तो ये टोटल मास यदि निकालना होगा तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ का मास, यहाँ का मास, यहाँ का मास, यहाँ का मास,
टोटल मास को ऐड कर दीजिए, तो यहाँ का मास इंडिविजुअली ऐड करेंगे तो मास टोटल निकलेगा, तो इसका मतलब ये भी होगा। ठीक है, मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी ये नहीं है, एक्सटेंसिव है। ठीक है, एनर्जी भी एक्सटेंसिव है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा टेम्परेचर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? स्पेसिफिक वॉल्यूम का मतलब होता है वॉल्यूम पर यूनिट मास, वॉल्यूम बाय मास। आप पूछोगे कि सर इसका एग्जाम्पल मतलब कि इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? देखिए ध्यान दीजिएगा बाबू लोग। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम पर यूनिट मास। और हमने क्या देखा था? डेंसिटी का देखा था, मास बाय वॉल्यूम। तो ध्यान से देखिए, ये इसका उल्टा है, मतलब मास बाय वॉल्यूम को पलट दीजिए तो वॉल्यूम बाय मास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मतलब 1/ρ इक्वल टू क्या हो रहा है? 1/ρ का मतलब हो गया स्पेसिफिक वॉल्यूम। मतलब स्पेसिफिक जो वॉल्यूम होता है वो डेंसिटी का रेसिप्रोकल होता है, उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। समझ गए बात? तो इसका मतलब है डेंसिटी में हमने क्या पढ़ा था? डेंसिटी में पढ़ा था किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो इसमें क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब पर किलोग्राम। तो आराम से निकाल सकते हैं वॉल्यूम का क्या होता है? मीटर क्यूब, और मास का क्या होता है? किलोग्राम। तो मीटर क्यूब पर किलोग्राम इसका यूनिट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। आगे देख लीजिए, यहाँ पे सवाल क्या पूछा गया था? सवाल ये पूछा गया था कि स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ ए सिस्टम इज एन। कैसी प्रॉपर्टी है? तो स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होती है, जहां पे स्पेसिफिक मिलेगा आपको, आंख मूंद के इंटेंसिव लगा दीजिएगा। लेकिन मैं आंख मूंदने वाली काम नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, रटना नहीं है। लेकिन थोड़ा सा यदि आप स्पेसिफिक देखिएगा तो आपको क्या होगा, उतना मतलब पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, आराम से आंख बंद करके लगा सकते हैं। जहां पे स्पेसिफिक लगे आराम से आप इंटेंसिव लगा दीजिए। ठीक है, टिक कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब बोलोगे सर कि सर ये इंटेंसिव क्यों हुआ? देखिए, अब होता ये है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो होती है, जो सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एमसीक्यूज में हो सकता है दे दे। रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज क्या होगा? तो रेशियो ऑफ दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का यदि आप डिवाइड करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने वॉल्यूम और मास को डिवाइड किया, वॉल्यूम और हमने मास को डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वॉल्यूम क्या है? तो आपने देखा कि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आता है? इंटेंसिव आता है। तो वही आराम से आप देख लीजिए यहाँ पे कि इसलिए स्पेसिफिक वॉल्यूम का फॉर्मूला ही होता है वॉल्यूम बाय मास, इसलिए एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। समझ गए बात? क्वेश्चन नंबर 11 में चलेंगे। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब होता है -273 डिग्री सी। आप पूछोगे सर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता क्या है? द टेम्परेचर एट विच अ थर्मोडायनामिक सिस्टम हैज द लोएस्ट एनर्जी। लोएस्ट एनर्जी जिसमें होती है। ठीक है, वैसे हम लोग सिस्टम में टेम्परेचर में हम लोग बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? तो एब्सोल्यूट जीरो। फिर से समझिए, टेम्परेचर ये एक टेम्परेचर होता है एट विच अ थर्मोडायनामिक सिस्टम हैज द लोएस्ट एनर्जी। ठीक है, जिसमें लोएस्ट एनर्जी होता है सिस्टम का, मतलब बहुत मतलब सुत गया है वो, मतलब सो गया। ठीक है, कभी कभी पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं आप लोग। ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और शेयर और कमेंट जरूर करिएगा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, ताकि मुझ में भी थोड़ा बहुत जोश आ जाए, एनर्जी आ जाए। नहीं, अब देखिए, टेम्परेचर एट विच थर्मोडायनामिक सिस्टम हैज द लोएस्ट एनर्जी, इट कॉरेस्पॉन्ड टू -273 डिग्री सी। ये वाला याद रखिएगा डिग्री सी में। यदि पूछा जाए आपको फॉरेन हाइट में, तो ये हो जाएगी -4/9.67 फॉरेन हाइट। हो सकता है ये फॉरेन हाइट में दे देता, तो आपका ये आंसर होता। ठीक है, याद रखिएगा। और यदि केल्विन में दे दे तो 0 डिग्री केल्विन होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं ये एक्चुअल में एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है क्या। देखिए यहाँ पे हमने पूरा डायग्राम यहाँ पे दिखा दिया है। फॉरेन हाइट में 459 माइनस में, सेल्सियस में -273, और केल्विन में 0 डिग्री, मतलब -273। हो सकता है पॉइंट में ना दे दे। ठीक है, तो हमने पॉइंट में भी हम आंसर दे दिया है। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? अब इसमें से कौन सा करेक्ट है? देखिए, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू गैस प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब बोलोगे सर क्या क्या नया चीज बता रहे हैं, ये क्या चीज होता है थोड़ा समझा दीजिए। देखिए बहुत सिंपल सा चीज है। अब यहाँ पे देखिए गेज प्रेशर क्या होता है? यहाँ पे देख पा रहे हैं आप गेज प्रेशर, राइट? गेज प्रेशर का मतलब होता है कि आप जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं, जिससे प्रेशर माप रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं गेज। और वो जो मेजरमेंट आपको देगी उसको बोलेंगे गेज प्रेशर। ठीक है और वो जो प्रेशर होती है वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन में होती है। बोलेंगे नहीं समझ में आया, सिंपल समझिए। मान लीजिए एक लाइन हमने यहाँ पे बनाया, ये लाइन वैक्यूम लाइन है, मतलब यहाँ पे हवा बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब है यहाँ पे प्रेशर हो गई 0। हालांकि ये कहाँ पे होगी? स्पेस में होगी। कहाँ पे होगी? स्पेस में। मगर आपको स्पेस में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वैक्यूम आप समझ लीजिए, यहाँ पे इसको हम लोग एब्सोल्यूट वैक्यूम भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि ये हो गई, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे जाके आप गेज से आपने क्या किया
कि आपको जहां का मेजर करना, मान लीजिए हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे कितना प्रेशर है मेजर करना चाहते हैं, तो ये मेजर करेंगे। तो ये जो जगह है यार समझ लीजिए, हमने जो हाथ रखा था ये वाली जगह है, तो यहां से लेकर कहां तक, तो बिल्कुल जीरो हमने जहां से लिया था जीरो, ठीक है, यहां तक मतलब वैक्यूम तक, ठीक है, क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर हो जाएगा। एब्सोल्यूट का मतलब है कि क्या प्रेशर है यहाँ पे, ठीक है, तो इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर, मतलब वैक्यूम लाइन से, ठीक है। दूसरा समझिए, गेज, उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब है हवा के कारण जो प्रेशर लग रही है, हमारे ऊपर हवाएं लग रही है, ठीक है, तो हवा के कारण जो प्रेशर लगता है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उसका कुछ वैल्यू होगा, डेफिनेटली वैक्यूम से ज्यादा होगा, ठीक है, तो वैक्यूम से ज्यादा ये मान लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो वैक्यूम से यहाँ तक का प्रेशर हो गया। हमने इतना भी समझ लिया। अब हमने गेज समझना है, गेज प्रेशर का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा। हमने इतना तो समझ लिया कि एक इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करेगी प्रेशर उसको हम लोग बोलेंगे गेज प्रेशर। अब आप दिमाग लगाइए, एक इंस्ट्रूमेंट है, मान लीजिए ये वाली इंस्ट्रूमेंट से हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्रेशर जो है, ये मान लीजिए प्रेशर गेज है मान लीजिए। अब ये जो गेज है डेफिनेटली इसके अंदर भी हवा लग रही है कि नहीं लग रही है, मेरे ऊपर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, मतलब वायु दाब जो है वो लग रहा है कि नहीं, इस पे भी लग रहा है। इसका मतलब है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो वो लगेगा ही लगेगा, उसमें लगेगा ना। इसका मतलब है कि गेज प्रेशर जो मेजर कर रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज्यादा कर रहा है, कितना ज्यादा कर रहा है, वही क्या होगा, गेज प्रेशर होगा। न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व करवाया है, ठीक है। तो गेज प्रेशर का मतलब ये हुआ कि एक डिवाइस कितना प्रेशर दे रही है। तो एक डिवाइस का प्रेशर यदि आपको मेजर करना कि कितना दे रही है, तो वो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ही यहाँ तक का प्रेशर जो भी वैल्यू आएगा वही निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसका डेफिनेशन यहाँ पे हमने दे दिया है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, यूनिट ऑफ एनर्जी इन एसआई यूनिटीज। तो यूनिट ऑफ एनर्जी हमने बताया था जूल होता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे पावर की। तो यहाँ पे मैं बता दूं पावर की क्या होती है ऐसा यूनिट। तो पावर का मतलब क्या होता है, पावर का मतलब वर्क बाई टाइम, ठीक है, शक्ति इक्वल टू कार्य बाई समय। अब देखिए, इकाई दर में की गई कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, पावर, ठीक है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। अब द ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, राइट। अब इसका किलो वाट कहीं कहीं पे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। 1000 वाट जो होती है वो क्या होती है, 1 किलोवाट के बराबर होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर 1000 मीटर जो है 1 किलोमीटर के बराबर होती है, बस इसी तरह से, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, वाट से 746 वाट जो होती है वो 1 HP के बराबर होती है, 1 हॉर्स पावर के बराबर होती है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वॉट, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे क्या बढ़ेंगे भाई, आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए एक चीज और याद रखिए, वॉट एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है और साइंटिस्ट के नाम पे इसका जो पावर का यूनिट है वो वॉट दिया गया है। मगर हो सकता है ये ऑप्शन में ना रहे, तो क्या ऑप्शन में रह सकता है बताता हूँ। वर्क की यूनिट क्या होती है, क्योंकि पावर की फॉर्मूला देख लीजिए, यूनिट जब भी निकालना है तो फॉर्मूला से निकालिए। पावर की, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, और टाइम की सेकंड, मतलब जूल पर सेकंड इक्वल टू होता है वॉट। इसी का नाम साइंटिस्ट के सम्मान में जूल पर सेकंड को ही वॉट कहा गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। 1 किलोवाट इज इक्वल टू, 1 किलोवाट किसके बराबर होगी, तो 1 किलोवाट हमने देखा कि 1000 वाट के बराबर होगी, 1000 वाट के बराबर होगी। और अभी हमने बताया, ठीक है, कि ये जो 1000 वाट है ये क्या है, पावर है। तो पावर मतलब वर्क बाई टाइम, ठीक है। तो पावर इक्वल टू वर्क बाई टाइम, मतलब वर्क का मतलब क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डी। एफ डी कॉस थीटा हालांकि होता है, ठीक है। तो फिजिक्स में जब हम लोग पढ़ेंगे तो डिटेल में समझेंगे, एफ डी समझिए, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एफ डी हो जाएगा, मतलब एफ का मतलब फोर्स का मतलब न्यूटन, उसका ऐसे हो जाएगा वर्क में। और यहाँ पे डी का मतलब डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किस में मेजर करते हैं, वो एक तो दूरी हो गई, तो उसको हम लोग मीटर में यूज करेंगे, तो न्यूटन इंटू मीटर बाई टाइम का क्या हो जाएगा, सेकंड। इसका मतलब वाट के जगह में आप क्या लिख सकते हो, न्यूटन इंटू मीटर बाई सेकंड। या हो सकता है ये वाला ऑप्शन में ना देते, क्या दे देता, ये दे देता अभी यहाँ पे, ये वाला ऑप्शन देखिए, ये वाला जूल पर सेकंड वाला ऑप्शन, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। और ये न्यूटन मीटर को ही हम लोग जूल भी कहते हैं, यही तो जूल हुआ है ना, क्योंकि वर्क ही तो जूल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, वन, यहाँ पे बोला 1 जूल इज इक्वल टू, तो जूल पूछा है यहाँ पे जूल, अच्छा ये वाला सवाल कर रहे थे, ठीक है। 1 किलोवाट इज इक्वल टू, तो 1 किलोवाट क्या हो जाएगा, पहले तो 1000 लगाइए और वाट लगाइए, वाट की जगह में हमने क्या देखा, न्यूटन मीटर पर सेकंड देखा, तो ये आंसर हो गया। अब 1 जूल, देखिए यहीं पे हमने बताया था अभी कि न्यूटन मीटर क्या होता है, जूल होता है,
ठीक है, तो जूल देखिए 1 न्यूटन मीटर। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इन जूल इज, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या होता है, 4.186 जूल होता है। अब ये कैलोरी में यदि पूछ दिया जाए तो याद रखिएगा 1 कैलोरी इक्वल टू क्या होता है, 1 कैलोरी होता है 4.186 जूल। इसका मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या होगा, 1 कैलोरी होगा। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक हीट क्या होता है आप पूछोगे, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस में बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ इट्स यूनिट मास थ्रू 1 डिग्री। मान लीजिए यूनिट मास का सब्सटेंस है, पानी ही है मान लीजिए, ठीक है, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बनाना है। मान लीजिए इसका टेम्परेचर 30 डिग्री था, आपका मन हो रहा है कि इसको हम 31 डिग्री कर देंगे, ठीक है, 31 डिग्री कर देंगे, ठीक है, और ये यूनिट मास में आपको करना है। मान लीजिए यूनिट मास मतलब मान लीजिए 1 किलोग्राम वाटर है और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बनाना है, तो जितना आप हीट दे रहे हैं उसी को बोलेंगे स्पेसिफिक हीट। देखिए इसका फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, तो इसकी फॉर्मूला होता है डेल क्यू इक्वल टू एम सी वी डेल टी, और यहाँ पे सी वी इक्वल टू हो जाएगी डेल क्यू बाई डेल टी। ठीक है, सीपी और सीबी हमने एक वीडियो बनाया है, देख लीजिएगा आप। ठीक है, सीपी का मतलब होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब कांस्टेंट प्रेशर यदि आप रखें कहीं भी, प्रेशर को कांस्टेंट रखने आपने रख दिया, ठीक है, तो उसमें जो स्पेसिफिक हीट होगी, ठीक है, वो होगी सीपी। और यदि आप वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के आप यदि मतलब कि आप हीट वगैरह बढ़ा रहे हैं, मतलब टेम्परेचर इसका बढ़ा रहे हैं, तो उसको बोलेंगे सीवी। ठीक है, तो वही फॉर्मूला हमने दिया है यहाँ पे, सीवी का फॉर्मूला होता है डेल क्यू। ये इसको आप इधर लेके आइएगा तो क्या हो जाएगा, डेल क्यू और एम इधर आ जाएगा, तो डेल क्यू बाई एम डेल टी। डेल टी का मतलब चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, डेल क्यू मतलब चेंज इन हीट, ठीक है, और यहाँ पे एम का मतलब मास और सीवी का मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी है सीपी के फॉर्म में। ठीक है, और आपको एक चीज पता होगा, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू क्या होता है, आर होता है, और सीपी जो है वो सीबी से हमेशा बड़ा होता है। इसको आप फोकस करिएगा, ठीक है। चलिए एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे हमने सवाल क्या पूछा था, तो ये वाला सवाल का आंसर हो गया, स्पेसिफिक हमने समझ लिया। अब ऐसा ही ये हमने फॉर्मूला इसलिए बताया क्योंकि एक सवाल पूछा जाता है कि स्पेसिफिक हीट का यूनिट क्या होगा। बच्चे रट्टा लगाने लग जाते हैं, ठीक है, रट्टा नहीं करना आपको। अब देखिए स्पेसिफिक हीट की फॉर्मूला यही है, या तो ये दोनों में से कोई भी लगाइए, एक ही फॉर्मूला है। तो डेल क्यू का मतलब हीट, चेंज इन हीट, तो हीट की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, तो जूल हो गया, तो जूल बाई मास की किलोग्राम, और डेल टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर की क्या होती है, केल्विन होती है, तो जूल पर किलोग्राम केल्विन। इसको अलग फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, जूल किलोग्राम को ऊपर लेके जाइए तो किलोग्राम का इनवर्स, मतलब पर पावर -1, और ये केल्विन है, केल्विन को ऊपर लेके जाएंगे तो -1। हो सकता है एग्जाम में आपको ये वाला दे दे, तो ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ ए गैस बिकम जीरो। एक टेम्परेचर बताना जिसमें वॉल्यूम ऑफ गैस जीरो होता है, क्या होगा। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें वॉल्यूम किसी गैस की जीरो होती है। हालांकि ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, मगर थ्योरी में हम लोग पढ़ते हैं ऐसा, ठीक है, क्योंकि किसी गैस की वॉल्यूम जीरो नहीं हो सकती। अब देखिए अगला सवाल है, द हीट एंड मैकेनिकल एनर्जीज आर म्यूचुअल कन्वर्टेबल, दिस स्टेटमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय। अब हीट एंड मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, म्यूचुअली कन्वर्टेबल होगा, मतलब हीट को आप क्या कर सकते हैं, हीट को आप वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब हीट को आप वर्क बना दिए और वर्क को हीट बना सकते हैं। ये किसने कहा था, ये कहा था जूल्स ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। और हो सकता है ये ऑप्शन जूल ना दे के यहाँ पे ऑप्शन में दे दे फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और आपका जीरोथ लॉ, तो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टेबल, ठीक है, तो इस चीज को आप बिल्कुल याद रखिएगा। और फर्स्ट लॉ को हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि हीट को आप वर्क में ट्रांसफर कर रहे हैं, वर्क को हीट में भी कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हीट में कोई लॉस हो नहीं रही है, इसका मतलब है एनर्जी में कोई लॉस हो नहीं रही है, एनर्जी को आप ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आपने समझ लिया चीजों को, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर टेकन एट सी लेवल इज। ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, मतलब हवा जो है, हवा के कारण जो प्रेशर लग रहा है, ठीक है, वो प्रेशर कितना होगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, मतलब सब यहाँ पे सही है, सबका वैल्यू निकालिएगा तो एक ही आएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है, यहाँ पे आपको बताना है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। हीट एंड वर्क का बाउंड्री फिनोमेना, हीट और वर्क जो होता है बाउंड्री फिनोमेना होता है, आपको पता है, हमने बताया था हीट और वर्क क्या होता है, बाउंड्री फिनोमेना होता है, क्योंकि बाउंड्री में ही हीट या वर्क जो है ट्रांसफर होती है। उसके बाद
हीट एंड वर्क रिप्रेजेंट द एनर्जी क्रॉसिंग द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, हमने बता दिया अभी। उसके बाद हीट एंड वर्क का पाथ फंक्शन। अब ये वाला एक नया चीज आपको देखने को मिल रहा है, हीट और वर्क वो क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है। अब देखिए पाथ फंक्शन किसको कहते हैं? पाथ फंक्शन का मतलब यह होता है कि जिसकी वैल्यू पाथ पे डिपेंड करती है। एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं कि सीढ़ी में चढ़ रहे हैं, मान लीजिए इस तरह से सीढ़ी बनी हुई है, इस तरह से, या पहाड़ वगैरह में चढ़ रहे हैं, आपको जाना है यहाँ पे, इस जगह पे आपको जाना है, ठीक है। आप एक काम कर सकते हैं, सीधा सीधी यहाँ पे एक जो है लिफ्ट लगी हुई है, ठीक है। आप ऐसे भी जा सकते हैं या आप ऐसे भी जा सकते हैं। लिफ्ट का मतलब लिफ्ट मत समझिए, आप ऐसा समझिए कि ये मंकी स्टेयर है, मतलब कि आप ऐसे करके चढ़ के जा रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे पहुंचे। अब मैं पूछूंगा आपका कि एक बात बताइए, आपकी जो एनर्जी है, आप इस तरफ से जा रहे हैं और इस तरफ से जा रहे हैं, तो आपकी जो टोटल एनर्जी है यहाँ पे इस जगह पे, इधर से जाइएगा तो ज्यादा एनर्जी लगेगी या इधर से जाएंगे तो ज्यादा एनर्जी लगेगी? आंसर होगा सेम लगेगी, क्योंकि टोटल एनर्जी यहाँ पे आप यदि निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, एम जी एच होगा। एम जी एच मतलब पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि एक हाइट पर कोई ऑब्जेक्ट रहती है, ठीक है, तो पोजीशन के कारण, ठीक है, एक स्थिति के कारण किसी ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी होती है अंदर में, उसको बोलते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो समझ रहे बात? इसका मतलब ये पाथ में डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। किधर से भी जाइए, आप जापान होते भी क्यों ना घूम के चले जाइए इस जगह पे, आपकी जो यहाँ पे एनर्जी होगी वो क्या होगी, सेम ही होगी। समझ रहे बात? चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, और अगला सवाल क्या है, चलिए देख लेते हैं। देखिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, टेंशन फ्री होकर पढ़िएगा, ज्यादा से समझ में आता है, मैं टेंशन नहीं लेता ज्यादा। देखिए यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, समझ रहे बात, सारा ही सही है। अब देखिए अगला सवाल यहाँ पे क्या, व्हेन टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, दो बॉडी क्या है थर्मल इक्विलिब्रियम में विद अ थर्ड बॉडी के साथ, ठीक है, दे आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम, वो क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। अब ये सवाल क्या है देखिए, इसका मतलब यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, समझिए। अब मान लीजिए एक दो बॉडी, ये वाला बॉडी है, ये वाला बॉडी है, ठीक है, तो दो बॉडी हमने यहाँ पे मान लीजिए बना दिया, ठीक है, ये वाला दो बॉडी है। यहाँ पे क्या स्टेटमेंट, ध्यान से पढ़िए, टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है टेम्परेचर दो चीजों का बराबर है, ठीक है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड बॉडी, ठीक है। तो मान लीजिए ये दो बॉडी है और ये तीसरी बॉडी है, ठीक है, तो ये जो बॉडी है इसका रिलेशन इसके साथ क्या है कि इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम में बराबर है, मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम में। उसके बाद इसका और इसका भी थर्मल इक्विलिब्रियम में मतलब इक्वल में, ठीक है। अब क्या होगा, जीरोथ लॉ कहता है कि ये दोनों में भी अभी तो कोई रिलेशन नहीं था, मगर चूंकि इसका रिलेशन इसके साथ है, इसका रिलेशन इसके साथ है, इसलिए इसका भी रिलेशन इसके साथ होगा, और ये दोनों भी आपस में थर्मली इक्विलिब्रियम में होगा। यही है जीरोथ लॉ, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या चलेंगे, अगला सवाल क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने बताया था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ क्या कहता है, तो टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट, टोटल एनर्जी क्या होती है, रिमेन्स कांस्टेंट रहती है, तभी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पे क्या क्या था, टोटल इंटर एनर्जी। चलिए अगला सवाल क्या है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, दिस स्टेटमेंट इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। हो सकता है ये ऑप्शन में ना रहे, यहाँ पे सही, यहाँ पे ऑप्शन में दे दे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। फर्स्ट लॉ जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है, ठीक है, या वहां पे जूल्स लॉ भी ये है, ठीक है, जूल्स लॉ भी है। चलिए चलिए आगे हम लोग बात करेंगे, केल्विन प्लांक लॉ डील्स विद, केल्विन प्लांक ने क्या कहा था, देखिए कंजर्वेशन कन्वर्सन ऑफ हीट इनटू वर्क, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मतलब हीट को आप वर्क में ट्रांसफर करेंगे, इसके बारे में केल्विन प्लांक ने कहा था, ठीक है। तो क्या कहा था देख लीजिए, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट ऑफ द सेकंड लॉ। अब सेकंड लॉ में दो लोगों ने जो है यहाँ पे क्या दिया था, डेफिनेशन दिया था, एक तो केल्विन ने दिया था और दूसरा दिया था क्लॉसियस ने। क्लॉसियस ने क्या कहा था, याद रखिएगा, बहुत सिंपल तरीका में बताता हूँ, याद रखिएगा। केल्विन मतलब आप हीट से याद रखिए, केल्विन, ठीक है, मतलब कि हीट इंजन जो है, हीट इंजन मतलब एग्जांपल के तौर पर जैसे पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन, तो हीट इंजन के लिए केल्विन ने कहा था, जबकि क्लॉसियस ने रेफ्रिजरेटर के लिए कहा था, मतलब कि जो कूलिंग हीट पंप बोलते हैं इसको, हीट को क्या बोलते हैं, हीट पंप, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, ठीक है, हीट पंप है, उसको हम लोग बोलेंगे हीट हीट पंप। तो हीट पंप के लिए क्लॉसियस ने स्टेटमेंट दिया था, क्या स्टेटमेंट दिया था मैं बताऊंगा,
पहले हम लोग चलेंगे केल्विन के स्टेटमेंट के ऊपर। केल्विन ने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट इट इज इम्पॉसिबल टू डिवाइस अ हीट इंजन, एक ऐसा हीट इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है, मतलब पेट्रोल या डीजल इंजन समझ लीजिए, पॉसिबल नहीं है बनाना, जो क्या करेगा, हीट फ्रॉम द हॉट रिजर्वायर एंड कन्वर्ट ऑल द एनर्जी इनटू यूजफुल एक्सटर्नल वर्क विदाउट लॉसिंग हीट इनटू कोल्ड रिजर्वायर। ये कहना ये चाहते हैं कि केल्विन ने कहा था कि आप ऐसा नहीं है कि आप हीट देते जा रहे हैं किसी सिस्टम में, मतलब जितना मर्जी आप हीट देते जाएंगे और वो आपको वर्क करते जाएगी। क्या होगा, ऐसा होता है क्या? एक काम करिए, आप कभी उसमें से जो पानी या कूलेंट वगैरह रहता है ना, उसको निकाल दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि केल्विन ने सही कहा था कि गलत कहा था। निकाल के कभी देखिएगा, ठीक है, इंजन सीज कर जाएगा आपका। ठीक है, इसका मतलब है आपको उसमें रेडिएटर में पानी डालना पड़ेगा। रेडिएटर एक चीज होती है इंजन में जिसमें पानी डाल के या कूलेंट डाल के उसको आप जो है हीट को कूल करते हैं। ठीक है, हमारे बाइक में भी वो चीज होती है, बाइक में कूलेंट वगैरह यूज नहीं होता, उसमें फिन्स होते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, इस तरह का आप देखेंगे इंजन में कुछ इस तरह की स्क्वायर टाइप की, इस तरह के देख लीजिए आप। ठीक है, ये वाला फिन्स होता है। तो इससे क्या होता है कि हीट जो है वो बाहर निकलती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे क्या सवाल है, यहाँ पे केल्विन का हमने समझ लिया कि बिना कोल्ड रिजर्वायर का मतलब एक आपको ठंडा करने की चीज रखनी होगी। ठीक है, मतलब हीट को आपको लॉस करना पड़ेगा, वही बोल रहा है विदाउट लॉसिंग हीट, मतलब हीट को लॉस कराना पड़ेगा तभी आप वर्क कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल क्या है। ठीक है, यहाँ पे हमने ऑप्शन बता दिया था ना, कंजर्वेशन ऑफ कन्वर्सन ऑफ हीट इनटू वर्क। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27, हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टेबल, दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड, हीट और वर्क जो है म्यूचुअली कन्वर्टेबल होता है। ठीक है, किसने कहा था ये? तो ये जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, बार बार हमने कहा। चलिए अगला सवाल, मेजरमेंट ऑफ ए थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी नोन एज टेम्परेचर इज बेस्ड ऑन, तो टेम्परेचर की हम लोग बात करें मेजरमेंट की, तो ये हो जाएगी जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो हमने इसे देखा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, और अगला सवाल क्या है, a machine which violates the first law of thermodynamics is also known as perpetual motion of second kind। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगी इनकरेक्ट। आप पूछोगे कि सर ये क्या है परपिचुअल मोशन ऑफ सेकंड काइंड, क्या? देखिए यहाँ पे सवाल क्या पूछा गया था, मशीन विच वायलेट्स द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो फर्स्ट लॉ जो वायलेट करता है। ठीक है, फर्स्ट लॉ को वायलेट करने का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट लॉ में जो रूल दिया गया है उसके अगेंस्ट में यदि काम कर रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे परपिचुअल मोशन ऑफ फर्स्ट काइंड, ना कि सेकंड काइंड। यहाँ पे फर्स्ट काइंड यदि रहता तब यह करेक्ट होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, परपिचुअल मोशन ऑफ फर्स्ट काइंड इज खाली जगह अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो ये हो जाएगा इम्पॉसिबल। तो परपिचुअल मोशन ऑफ फर्स्ट काइंड जो है वो इम्पॉसिबल है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग। आप पूछोगे सर ये परपिचुअल क्या होता है? परपिचुअल मोशन मशीन ऑफ द फर्स्ट काइंड इज अ मशीन which can do work indefinitely without an energy input, मतलब कि फर्स्ट काइंड में आप एनर्जी दे ही नहीं रहे। जैसे हमने क्या कहा था कि हीट और वर्क जो है वो क्या होती है, हीट और वर्क म्यूचुअली कन्वर्टेबल होता है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि इसमें आप वर्क कर रहे हैं बिना एनर्जी का, मतलब हीट आप दे ही नहीं रहे हैं और आप सोच रहे हैं एनर्जी आपको मिल जाएगा, वर्क करेगा ये। ठीक है, तो यही कहता है परपिचुअल मशीन, मतलब परपिचुअल मशीन एक ऐसा कोई मशीन होता नहीं है, मतलब सोचा गया है, इमेजनरी मशीन। ठीक है, कि एक शायद ऐसा कोई मशीन होता है जिसमें बिना हीट दिए ही हम लोग वर्क कर लेते हैं। समझ गए बात? उसके बाद दूसरा परपिचुअल मशीन ऑफ सेकंड काइंड क्या है? सेकंड काइंड का मतलब सेकंड लॉ से है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड लॉ में क्या देखा था हमने केल्विन का, हमने केल्विन में देखा था कि सिंगल हीट सोर्स से नहीं कर सकती, तो वही बोल रहा है कि परपिचुअल मशीन ऑफ सेवन काइंड इज अ मशीन जो सिंगल से ही कर देगी। ठीक है, सिंगल हीट रिसोर्स मतलब इसमें आप कूलेंट वगैरह नहीं भी डालिएगा तो काम चल जाएगा। पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है, लेकिन हमें थ्योरी में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पूछा गया अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट अ परपेचुअल मशीन ऑफ कौन सा काइंड, तो केल्विन प्लैंक सेकंड लॉ, आराम से सेकंड काइंड टिक कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, द वैल्यू ऑफ वन बार इज, वैल्यू ऑफ वन बार क्या हो जाएगा 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट सवाल, वैल्यू ऑफ 1 mm ऑफ Hg। ठीक है, 1 mm ऑफ Hg क्या होता है, तो ये होता है 133.39 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो प्रेशर की यहाँ पे आराम से याद रखिएगा ये, तो 1 mm ऑफ Hg मतलब यहाँ पे प्रेशर की बात हो रही है, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स, फोर्स का मतलब है परपेंडिकुलर फोर्स, कैसा फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स बाई एरिया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये फोर्स ऐसे लग रही है, तिरछी लग रही है, तो वो वाला फोर्स हम लोग नहीं लेते। ठीक है, परपेंडिकुलर फोर्स हमेशा
प्रेशर में हम लोग लेते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये जो है प्रेशर की यूनिट क्या होती है वो बता रहा था मैं। तो फोर्स की होती है न्यूटन और एरिया की होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये प्रेशर की यूनिट है। ठीक। अगला सवाल, कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एसटीपी। एसटीपी एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर एट 0 डिग्री सी 273 केल्विन 32 फॉरेनहाइट। ठीक है, एंड 760 mm ऑफ एच जी और 1 बार। मतलब कुछ भी ऑप्शन में दे सकता है, हो सकता है ये सब ऑप्शन में ना दे, हमने सारा को लिख दिया। ठीक है, सबका मतलब एक ही है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। कई सारे बुक में आरएस कुर्मी वगैरह में इसका आंसर गलत दिया है। ठीक है, इसका आंसर नॉर्मल दे दिया, मगर इसका आंसर हो जाएगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर। अब पूछोगे सर नॉर्मल क्या होता है, एनटीपी क्या होता है, बता दीजिए। नॉर्मल में ये आंसर होता है यहाँ पे 0 डिग्री के जगह में होता है 20 डिग्री सी, केल्विन के जगह में होता 273 में 20 जोड़ दीजिए 293 डिग्री सी मतलब केल्विन, और फॉरेनहाइट के जगह में हो जाता है ये 68 डिग्री फॉरेनहाइट। ठीक है, तो ये चीज है। और यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर के जगह में 188 होता है। चलिए, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ प्रेशर। अगला सवाल है, रीडिंग ऑफ प्रेशर गेज फिटेड ऑन अ वेसल इज 25 बार। ठीक है, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1.03 बार। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो हमने बोला था यहाँ पे ये दे दिया। देखिए बहुत सिंपल सा बात है, यहाँ पे क्या दिया है, तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया। ठीक है, ध्यान से नीचे बनाते हैं देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है 1 बार, क्या दिया है 1 बार, 1.03 बार, 1.03 बार दिया। उसके बाद इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है रीडिंग ऑफ प्रेशर गेज, मतलब गेज का प्रेशर दिया, गेज प्रेशर। ठीक है, क्या दिया है गेज प्रेशर, गेज प्रेशर कितना दिया है, तो ये दिया है 25 बार। ठीक है, अब आपको निकालना है एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर का फॉर्मूला था गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमने किया था। तो यहाँ पे गेज प्रेशर कितना है 1.03 हमने देखा अभी, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, सॉरी उल्टा हमने लिखा है यहाँ पे, मतलब गेज प्रेशर कितना था, तो गेज प्रेशर था यहाँ पे 25 बार, तो यहाँ पे 25 बार। ठीक है, और एक 1.03 बार जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दोनों को जोड़िएगा कितना आएगा 26.03 बार। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 26.03 बार। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आंसर हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस स्टेटमेंट टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है, क्लॉसियस के अकॉर्डिंग। अब हमने अभी तक केल्विन प्लांक देख लिया, क्लॉसियस चलिए देखते हैं। क्लॉसियस के बारे में हमने बताया था कि ये हीट पंप के में काम करता है, मतलब ये रेफ्रिजरेटर आपने यूज कर रहा है उस पर काम करता है। बहुत सिंपल सा है, समझिए आराम से। देखिए अब यहाँ पे रेफ्रिजरेटर में होता क्या है, रेफ्रिजरेटर के अंदर ठंडी ठंडी हवाएं मिलती है, मतलब ठंड रखती है चीजों को। कैसे रखती है इसको समझिए, बहुत बेसिक कंसेप्ट है। अब इसमें होता यह है कि इसके अब क्या करता है ये, कि अंदर की जो हीट है वो बाहर निकालेगा। इसका मतलब यदि बेसिक कंसेप्ट में हम लोग समझे तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे देखिए क्या क्या खुल जाता है भाई, यहाँ पे आराम से देखिए, यहाँ पे देखिए कि अंदर की जो हीट है, अंदर की जो टेम्परेचर है वो कम है, अभी समझिए कि लो टेम्परेचर है, और बाहर की टेम्परेचर क्या होती है, हाई होगी। तो इसका मतलब है कि इसको जो है लो टू हाई जो है पंप करना पड़ेगा हीट को, समझ रहे बात। और हमें पता है कि लो टू हाई पंप की नहीं जा सकती, ऐसे हम लोग नॉर्मली जानते हैं। हमेशा कोई भी चीज फ्लो करती है तो हाई टू लो फ्लो करती है, जैसे नदी में बहेगी तो हाई टू लो करेगी। ठीक है, उसी प्रकार से मगर आप लो से हाई में कर सकते हैं, उसके लिए शर्त यह है कि आपको अलग से एनर्जी सोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब आप पावर प्लग दे दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी दे दीजिए। ठीक है, तो काम आराम से हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यही बात कही थी क्लॉसियस ने, बहुत सिंपल सी बात कही थी, और हम लोग टेंशन ले लेते हैं। ठीक है, मतलब कि आप आराम से हीट का ट्रांसफर हाई लो टू, यहाँ पे देखिए लो टू हाई कर सकते हैं, बशर्ते आपको अलग से एनर्जी सोर्स लगानी पड़ेगी, वही लिखा हुआ देखिए ऑप्शन बी। इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर, मतलब लो टू बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर विदाउट द एड ऑफ एक्सटर्नल, मतलब एक्सटर्नल सोर्स जब तक यूज नहीं करेंगे तब तक ये ट्रांसफर आप नहीं कर सकते। यही बात कही गई है क्लॉसेट के द्वारा। यदि आपने एक्सटर्नल सोर्स यूज कर लिया तो करिए आराम से, हम लोग करते हैं रेफ्रिजरेटर में। नेक्स्ट सवाल क्या है, देखिए नेक्स्ट सवाल है, अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ। तो केल्विन हमने देख लिया, ठीक है, बार बार नहीं कहूंगा। इट इज इम्पॉसिबल टू कंडक्ट एन इंजन वर्किंग ऑन अ साइक्लिक प्रोसेस whose sole purpose is to convert heat into work। ठीक है, चलिए, मतलब कि हीट इनटू वर्क में ट्रांसफर तभी कर सकते हैं जब आप अलग से और एक क्या रखेंगे, कोल्ड वाला रिजर्वायर रखेंगे। ठीक है, वही बोल रहा है। तो ये स्टेटमेंट का तरीका से बदला है, तो तरीका को भी आप ध्यान से सुनिए, देखिएगा।
अगला सवाल, हीट फ्लोज फ्रॉम ए कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडीज विद द एड ऑफ एक्सटर्नल सोर्स, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय क्लॉसियस स्टेटमेंट। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल क्या है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइंस एंट्रोपी। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो एंट्रोपी को डिफाइन करता है। एंट्रोपी देखिए बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड चीज है, आपको मैं समझाऊंगा तो इसके लिए 1 घंटा का वीडियो बनाना पड़ेगा, जो आपके लिए जरूरी नहीं है। मैं बेसिक कंसेप्ट समझाता हूँ जो आपके लिए जरूरी है। फॉर्मूला है यहाँ पे डेल क्यू इक्वल टू टीडीएस। डेल क्यू इक्वल टू क्या होता है, टीडीएस, ठीक है। तो यहाँ पे डेल क्यू इक्वल टू टीडीएस का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे डीएस जो है वो चेंज इन इंट्रोपी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डीएस का फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पे यदि करेंगे तो डेल क्यू बाई टी, ठीक है। तो डेल क्यू बाई टी, तो ये जो इंट्रोपी है वो टेम्परेचर का फंक्शन होता है। सवाल पूछा जा सकता है एंट्रोपी इज अ फंक्शन ऑफ, तो आंसर हो जाएगा टेम्परेचर, क्योंकि यदि आप टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो एंट्रोपी चेंज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज इन एंट्रोपी, हालांकि ये डीएस जो है वो एंट्रोपी नहीं है, वो क्या है, चेंज इन एंट्रोपी है, ठीक है। समझ रहे बात, तो ये चीज को आप याद रखेंगे, एंट्रोपी किससे चेंज होती है, टेम्परेचर से। और सेकेंड लॉ जो है वो एंट्रोपी को बताती है कि आप जो है कितना टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, it is impossible to transfer heat from a body at a lower temperature to a body at higher temperature without the aid of external source। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमने क्या देखा था, इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट, हीट ट्रांसफर करना जो है इम्पॉसिबल है विदाउट एक्सटर्नल सोर्स का, ठीक है। ये हमने देख लिया था क्लॉसियस स्टेटमेंट के